कि 154 बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की ही बात करते हैं, और इंफॉर्मेशन वो भी सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक है, तो ये दिमाग में एकदम बिल्कुल रखना कि 154 में सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस की बात होती है, पहली बात। दूसरी बात कि 154 में किस चीज की बात होती है कि कॉग्निजेबल केसेज की रिकॉर्डिंग यानी रिपोर्टिंग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसका मैनर क्या होगा, मोड क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैसे वो रिकॉर्ड करेंगे, कैसे वो रिपोर्ट करेंगे, उसकी बात होती है 154 के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो होती है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि ध्यान से सुनना, इसको नोट करना हो तो कर भी सकते हो। मान लीजिए कि कहीं अगर एक वेग इंफॉर्मेशन मिलता है, वेग का मतलब होता है व्यर्थ वाला, जो कि सही नहीं है, पता नहीं चल पाता कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो कहीं किसी पुलिस स्टेशन को कोई वेग इंफॉर्मेशन मिलता है, और वेग इंफॉर्मेशन में मान लीजिए मिलता है कि एक लड़की का कहीं उसके साथ रेप कमिट हो गया है। अब उस इंफॉर्मेशन पर कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक लड़की का रेप कमिट हो गया, उसके साथ रेप हो गया है, पुलिस उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस लोकल एरिया में पहुंच जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और जिस लड़की का जिक्र किया गया था वेग इंफॉर्मेशन में, उस लड़की को ढूंढ लेती है, और ढूंढने के बाद उस लड़की को वहां से लेकर के पुलिस स्टेशन ले आती है, और वहां उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। तो नाउ ये क्या हुआ, लड़की अब जो है इंफॉर्मेशन दे रही है पुलिस स्टेशन में, ये भी एक इंफॉर्मेशन का मोड कहलाएगा। यानी पहले एक इंफॉर्मेशन जो गया वो वेग इंफॉर्मेशन था, अब वेग इंफॉर्मेशन के बाद एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में पूरे के पूरे कॉग्निजेबल केसेस के बारे में डिटेल से बात होती है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन का एक मोड है। ये क्या होगा, जो अब लड़की जो बयान देगी पुलिस स्टेशन के अंदर, वो क्या होगा, FIR होगा, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी। जो लड़की कथन कहेगी, जो बयान देगी पुलिस के सामने, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट माना जाएगा। चलिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, एक केस है, नोट कर लेना जिनको करना होगा। BIJO विजय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट 1949, 2002 का मामला है। इस केस में देखिए पुलिस, सॉरी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। विजय सिंह का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। 154 में जो हम लोग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल क्राइम। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम। सो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, इंफॉर्मेशन मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली सूचना कॉग्निजेबल क्राइम की। ठीक है, नाउ अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म निकल के सामने से आता है, और वो टर्म ये है कि भाई ये इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, हु कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन, हु कैन मेक दिस इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस वाला, कौन दे सकता है, एनी आइडिया क्या होता है। सबसे पहले सुन लेना ध्यान से। एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, इंफॉर्मेशन का जहां तक मामला बनता है, तो कॉग्निजेबल केसेज का इंफॉर्मेशन खुद कंप्लेनियंट, यानी जिसके साथ कोई घटना घटी होती है, जिसके साथ कुछ हुआ होता है, अग्रीव्ड पर्सन, वो अग्रीव्ड पर्सन दे सकता है।
दूसरा कौन दे सकता है? जो दूसरा आप लोग इतनी देर से बोल रहे हो एनी अदर, तो वो एनी अदर पर्सन इसमें आएगा जिसको कि उस घटना की जानकारी है। सो एनी अदर पर्सन तो आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको ये बोलना चाहिए था एनी अदर पर्सन हैविंग द नॉलेज अबाउट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। जो एनी अदर पर्सन में किसी को नहीं पकड़ सकते ना, एनी अदर पर्सन में वही पर्सन जिसको कि उस घटना के बारे में नॉलेज है, वो आकर के इंफॉर्मेशन दे सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर करा सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाँ देखिए मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है अभी? आज कुछ नेट डिस्टर्ब चल रहा है, इवन आई हैव नो आइडिया कैसे चल रहा है। जी सर। कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। खैर चलिए, मैं ये कह रहा था कि एक तो पहला कंप्लेनियंट या जो देता है, जो पीड़ित है, जिसको हम अग्रीव्ड बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरा एनी अदर पर्सन जिसको कि अपराध के होने का नॉलेज होता है। और तीसरा वो पर्सन जिसको हम अक्यूज्ड बोलते हैं, यानी जिसने अपराध किया है। ये बात 99% लोग नहीं बताते हैं, नॉर्मली ये एक्सपेक्ट होता है, नहीं होता है पता लोगों को। तो जिसने अपराध किया है वो ही इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ मैंने अपराध किया है और ये अपराध हुआ है। तो कुल मिलाकर के नटशेल में बात क्या निकल के आ गई, आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो यहां से। देखिए ब्लैक स्क्रीन आ रही है? जी सर। यस सर, यस सर। तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो लिख लेना ब्लैक स्क्रीन पे से। पहला इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? तो कंप्लेनिएंट या अग्रीव्ड पर्सन जो खुद पीड़ित है। दूसरा एनी अदर पर्सन हैविंग नॉलेज अबाउट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। और तीसरा अक्यूज्ड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तीन लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कॉग्निजेबल केसेस का। यानी ये तीन लोग ऑथराइज्ड हो जाते हैं एक तरीके से एफआईआर करने के लिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए अक्यूज्ड से रिलेटेड क्या पार्ट है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा डिटेल में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। कचरा कहां पर आता है? अक्यूज्ड में आता है। क्यों आता है वो मैं बताता हूँ। अक्यूज से रिलेटेड एक बड़ा फेमस केस है, जो भी केस लॉ बता रहा हूँ सेलिब्रेटेड केस है, फेमस केस है और लैंडमार्क केस है। तो अक्यूज से रिलेटेड एक केस आता है, नाम है अग्नू नगेसिया, AGHNOO, अग्नू नागेसिया। सब बिहार का केस है मोस्टली, स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 119। ये बड़ा सेलिब्रेटेड केस है, ये आपको एविडेंस में भी मिलेगा, आईपीसी में भी मिलेगा, CRPC में भी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, अब ये केस क्या था इसमें जरा बताता हूँ। ये अग्नू नागेसिया जो है ये अक्यूज्ड है और इसने 4 मर्डर कर दिए थे। 4 मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन ये खुद जाता है और जा करके अपना बयान दर्ज करवाता है। तो पुलिस स्टेशन ये खुद जाता है, जो अपराध किया वो खुद गया अग्नू नागेसिया, और जाके अपना बयान दर्ज करवाता है। कहा जाता है कि जो बयान उसने अपना स्टेटमेंट जो दर्ज करवाया वो लगभग 18 पैराज में था या 18 पार्ट में था। तो अब 18 पार्ट्स में उसने जाके अपना बयान दर्ज करवाया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, समझना ये टेक्निकल पार्ट है, ध्यान से सुनना, अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो फिर से पूछ लेना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट कहा कि जब कोई ऑफेंडर अपराधी खुद जाकर के पुलिस स्टेशन में SHO को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना देता है,
तो उसके दो तरह के बयान होते हैं। द स्टेटमेंट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको लिखना लिख लेना, एक वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम इनकल्पेटरी बोलते हैं। मैं तोड़ के बोल रहा हूं, इनकल्पेटरी। और दूसरा एक स्टेटमेंट का टाइप होता है जिसको बोलते हैं एक्सकल्पेटरी। तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कहता है कि जो स्टेटमेंट इनकल्पेटरी होता है उसको हटा देना है। यानी कि सीधा सीधा इसको इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी छोड़ो, सीधा सीधा मैं पहले जो बताना है सिंपल भाषा में समझो। स्टेटमेंट दो तरह का होता है। दो तरह का कौन सा स्टेटमेंट? तो इंग्लिश में टेक्निकल टर्म आया इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। तो मामला क्या निकला? यानी जब कोई अक्यूज्ड जाएगा भैया एफआईआर करवाने के लिए या इंफॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहला, मैंने 4 मर्डर किया है। क्या बोलेगा? मैंने 4 मर्डर किया है। तो अगर वो बोलता है कि मैंने 4 मर्डर किया है, इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद जाकर के कन्फेशन करता है पुलिस वाले के सामने कि मैंने 4 मर्डर किया है। तो देखो दो चीजें निकल के आई, एक तो सूचना मिला पुलिस वाले को कि मर्डर हुआ है, और दूसरा ये सूचना मिला कि मैंने 4 मर्डर किया है, यानी किसने किया इसका भी सूचना मिल गया। तो इसमें दो तरह के स्टेटमेंट इंक्लूड हो गए, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी का मतलब होता है उस तरह का स्टेटमेंट जो कि फंसा दे, जो लपेट ले, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज बन जाए। तो इसने बोला ना कि मैंने 4 मर्डर किया है, तो ये स्टेटमेंट कन्फेशनल होगा, ये इनकल्पेटरी होगा, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है? क्रिमिनल केस की तरफ खींच रहा है। तो अगर याद होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन बोलता है, सेक्शन है 25, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 25, और वो कहता है कि अगर कभी पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाए तो वो इनएडमिसेबल होगा। तो ये पार्ट की मैंने 4 मर्डर किया है, ये सूचना का हिस्सा नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, टेक्निकल पार्ट है, बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। ये बात जो कही गई पुलिस वाला ये नोट करेगा, बिल्कुल करेगा कि मैंने 4 मर्डर किया, लेकिन ये 4 मर्डर जो किया है ये जो है साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ऐसे भी एक चीज जान लीजिए कि कभी भी एफआईआर जो होता है सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। अब ये तो रट गए आप लोग कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एफआईआर में होता क्या, मान लीजिए कि मैं ए हूं और मुझे पता है कि बी है, तो बी ने मुझे पीटा और मैं जाके एफआईआर कराता हूं और कहता हूं कि सर मुझे बी ने पीटा। तो मैंने क्या कहा थाने में जाके कि बी ने मुझे पीटा, ऐसा मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कहा। तो मैं कह रहा हूं, तो मैं एक बयान दे रहा हूं, लिखित बयान, लिखित कथन दे रहा हूं थाने में जाके कि बी ने मेरे को पीटा, तो ये एक तरह का साक्ष्य हो जाएगा। तो ये कहना कि मेरे को बी ने पीटा, ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये बयान एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बयान को हम एविडेंस के तौर पर लेते हैं तो उस बयान का बहुत वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एविडेंटरी वैल्यू बोलते हैं। मतलब कि उस बयान के बेस पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को अक्विट किया जा सकता है। तो मेरे सिर्फ ये कह देने भर से कि बी ने मेरे को पीटा, कोर्ट बी को पकड़ करके फांसी की सजा नहीं दे देगी, जेल में नहीं डाल देगी। यानी मेरा जो कहा हुआ कथन है, मेरा जो स्टेटमेंट है, वो एविडेंस नहीं है। यानी जो मैंने एफआईआर करवाया, दिस इज नॉट एन एविडेंस, दिस इज नॉट ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं, टेक्निकल भाषा में रट के बैठ जाना दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर रहा हूं।
तो वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं। किसी चीज को आप एविडेंस कब बोलते हो? एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है कि किसी के कहने पर किसी को सजा मिल जाए। जैसे आप सुनते होंगे ना, ये एक छोटा सा बच्चा है, 7 या 8 साल का बच्चा है, घर में एक बीबी, एक हस्बैंड वाइफ और एक 7 साल का बच्चा है। बच्चा बार बार कोर्ट में सुबह से शाम एक ही तोते की तरह रट लगाए बैठा है, पापा ने मम्मी को मार दिया, पापा ने मम्मी को मार दिया, पापा ने मम्मी को मार दिया। इवन दो इट इज ए सोल विटनेस केस में, लेकिन अगर कितना भी कुछ कर ले कोर्ट, कितना भी ट्विस्ट कर ले, कितना भी क्रॉस एग्जामिन कर ले, कैसे भी कर ले, बच्चा अपना बयान नहीं बदलता है। तोते की तरह रट के बैठ के बोला है। तो कोर्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सोल विटनेस के ऊपर उसके बाप को, उसके फादर को पनिशमेंट हो जाएगी, सजा हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? किसी के कहने पर अगर कोर्ट किसी को सजा दे दे, किसी के कहने पर अगर कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर दे, तो उसका कहा हुआ कथन या बयान एविडेंस के तौर पर लिया गया है, ऐसा कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी मेरे कहने भर से कि बी ने मुझे मारा, अगर कोर्ट कल को पकड़ के बी को जेल में बंद कर दे, तो मेरा बयान एविडेंस के तौर पर लिया गया, ऐसा माना जाएगा। लेकिन एफआईआर में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग मुद्दे पर ही हैं और मुद्दे पर ही थे। तो अग्नू नागेशिया के केस में मैंने ये कहा कि अग्नू नागेशिया पुलिस स्टेशन में गया और उसने जाके कहा कि मैंने 4 मर्डर किए हैं, तो देखो 4 मर्डर किए हैं, ये इनकल्पेटरी है, और जो बाकी के स्टेटमेंट थे वो एक्सकल्पेटरी हैं। तो जो एक्सकल्पेटरी जो स्टेटमेंट है उसको लिया जाएगा, और जो इनकल्पेटरी है उसको नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं लिया जाएगा? उसका कारण बड़ा सीधा है, क्योंकि एविडेंस एक्ट बोलता है। अब क्यों बोलता है ये नहीं मालूम, क्यों का जवाब नहीं मिल जाएगा, क्यों का यहीं तक जवाब मिलेगा। अब उसका भी जवाब है, उसको खींचते जाएंगे तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 बोलता है कि पुलिस के सामने किया गया कोई भी कन्फेशन इनएडमिसिबल होता है। तो जब ये इनएडमिसिबल होगा, इसका मतलब उसको साक्ष्य के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो जब लिया ही नहीं जाएगा तो उसको लेके क्या करेंगे? बात खत्म होगी। तो ये कहना पुलिस के सामने कि 4 मर्डर किया, उसको थोड़े फांसी हो जाएगी कल के कल, आज के आज, अभी के अभी, नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो सीधा सीधा पॉइंट यहां पर ये समझना था कि अक्यूज्ड भी जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन अक्यूज्ड के इंफॉर्मेशन में एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अक्यूज्ड जो होता है इनकल्पेटरी एक्सकल्पेटरी दोनों तरह का स्टेटमेंट देगा। हम एक्सकल्पेटरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इनकल्पेटरी इंफॉर्मेशन को नहीं लेते हैं। क्लियर है यहां तक? आई होप सो क्लियर होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, ये टेक्निकल है, मैं पहले ही बोल दे रहा। रिसेंटली एक केस हुआ था, नाम है बजेंद्र सिंह, नोट कर लेना, ये भी सब सेलिब्रेटेड केस है। बजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 2012 2012, सुप्रीम कोर्ट 1552 1552। बजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट 1552। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जो इंफॉर्मेशन, यानी एफआईआर के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, उसको कन्फेशन के तौर पर एडमिसिबल नहीं करना चाहिए। लिखना चाहो तो लिख लेना। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन? एफआईआर वाला इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड on the statement of the accused। ये सब आप लोगों को जो एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। is not admissible as confession। तो बजेंद्र सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसाइड करके दिया है
कि जो अक्यूज्ड का स्टेटमेंट होता है वो कन्फेशन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी उसको आपने अगर कन्फेशन मान लिया तब तो आप उसको सूली पे लटका दो भाई, तुरंत, देरी कहां लग रही है। जब सामने से कन्फेशन हो ही गया और अगर वो एडमिसिबल हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सूली पे लटका दोगे, यानी फांसी दे दो उसको। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एविडेंस एक्ट सेक्शन 25। नाउ नटशेल में बात क्या निकल के आई? नटशेल में बात ये निकल के आई कि हम लोग कह तो रहे हल्ला इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन से सिर्फ मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है वो समझ लेना चाहिए। हम लोग बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कॉग्निजेबल केसेज का इंफॉर्मेशन। अब ये तो इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, इसके अलावा एक और चीज जाननी चाहिए कि इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन। ये भी बहुत मायने रखता है, हु इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन। वेदर इट इज अक्यूज्ड, क्या ये अक्यूज्ड दे रहा है इंफॉर्मेशन, क्या ये अग्रीव्ड दे रहा है इंफॉर्मेशन, या कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा दे रहा है जो कि सिर्फ घटना के बारे में जानता है। कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन, तो ये मायने रखता है। नाउ यहां तक तो ठीक है। नाउ अगर इंफॉर्मेशन दे भी दिया, इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की मिल गई, तो पुलिस की ये जवाबदेही है, पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को जो कि कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड है, और कोई बंदा पुलिस स्टेशन में देने आता है तो उसको दर्ज करे, उसको रिकॉर्ड करे और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट करे। एक केस हुआ था, बड़ा खराब केस है, गंदा केस है, नौराता राम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, NAURATA राम वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, 1995 CRLJ 1568। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का डिसाइडेड केस है, और इस केस में हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट ने ये कहा, केस क्या है वो भी पहले बता देता हूं, केस क्या है। ये केस इसीलिए खराब है, इसीलिए गंदा है, क्योंकि इस केस के अंदर एक आदमी को पुलिस कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में पीट पीट के मार दिया जाता है, जो कि हमारे इंडिया की पुलिस भी करती है, अमेरिका की पुलिस अभी कर रही है। तो मार दिया जाता है, और मारने के बाद जब जानकारी मिलती है उसके फादर को, जिस पर्सन को मार दिया जाता है, उसका फादर, मृतक का फादर, डिसीज्ड का फादर दर दर की ठोकरें खाता है FIR रजिस्टर करवाने के लिए। अब पुलिस वाला जो मारा है वो तो कभी FIR रखेगा नहीं, प्रैक्टिकल थ्योरी लॉजिकल बात है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है। जिस पुलिस स्टेशन में जिसके बेटे को मार दिया गया, वो पुलिस वाला भला क्यों अपने ही खिलाफ FIR रिपोर्ट करेगा? ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, रॉकेट साइंस नहीं लगाओ। तो नहीं हुआ उसका FIR, इवन दो वो सुपर जो अथॉरिटीज होती हैं, सीनियर अथॉरिटीज होती हैं, वहां तक गया, उससे भी कुछ नहीं काम बना, उससे भी नहीं हुआ उसका FIR। यहां तक कि वो SDM तक के पास चला गया, SDM के ऑर्डर हो गए, SDM ने डायरेक्शन दिया कि कर लो भाई FIR, नहीं हुआ फिर भी कोई FIR। लास्टली जब ये मामला वहां तक पहुंचा जहां का आप देख रहे हैं साइटेशन, तब जाके हुआ FIR। जब नहीं हुआ था FIR और जब बाद में ऑर्डर हुआ कि भाई FIR करो, तब ये मामला सामने आया। तो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की पुलिस कितनी सेंसिटिव है। खैर अपना बात की बात है।
तो इस मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हेल्ड करके दिया, बहुत कोटेड होता है आज भी, और वो प्रेसिडेंट बन गया। और वो उसमें क्या कोट करके उन्होंने दिया, उन्होंने कहा इट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ ए पुलिस, लिख लेना, इट इज द स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस द केस। सर कुछ नहीं पता चला सर। हाँ आप हाँ मेरे को पता है, पेशेंस मैं दे रहा हूँ। जी सर। देखिए यहाँ पर लिख दिया है ब्लैक स्क्रीन में, इसमें आप लोग जाके उतार लीजिए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या है। नौराता राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 CRLJ 1568 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मैंने केस का फैक्ट बता दिया, आप लोग सुन चुके होंगे। हेल्ड करके ये दिया कि पुलिस वाले की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले को रजिस्टर करे, और जब कोई कॉग्निजेबल मामला आता है तो उसको रजिस्टर करना, उसमें कोई डिस्क्रिशनरी चीज नहीं लगी है। यानी 154 डिस्क्रिशन की बात नहीं करता कि तुम डिस्क्रिशनरी दिमाग लगाओ कि लेंगे कि नहीं लेंगे, रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। देयर इज नो चॉइस एट ऑल, सो हैज नो डिस्क्रिशन और अथॉरिटी टू इंक्वायर अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे भाई पहले इंफॉर्मेशन को तुम रिकॉर्ड तो कर लो, बाद में क्रेडिबिलिटी चेक करना कि सामने वाला झूठा इंफॉर्मेशन देके गया कि सच्चा इंफॉर्मेशन देके गया। अब बेचारा एक बाप जिसके बेटे को पुलिस लॉकअप के अंदर मार दिया गया और वो दर दर की ठोकरें खा रहा और कह रहा है कि मेरे बेटे को सो एंड सो पुलिस वाले